हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यूपीएससी एनडीए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 2018 से लेकर 2025 तक। ये कब से कब तक होगी बेटा? 2018 से लेकर 2025 तक। इसमें ज्योग्राफी से संबंधित, किससे संबंधित बेटा? ज्योग्राफी से संबंधित, यानी कि भूगोल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं 2018 से लेकर 2025 तक, उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप ये कवर कर लेते हैं हमारे साथ ये सीरीज, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पता लगेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अगर आपने एग्जामिनर की थीम पकड़ ली बेटा, तो आप आधे लोगों से अधिक स्कोर करोगे, आधे लोगों से आगे ही रहोगे। क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं की है ये पीवाईक्यू सीरीज, तब तक आप आधे लोगों से पीछे ही रहेंगे और आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपके साथ लेके आए हैं। क्या करने वाले हैं हम? 2018 से 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा हम टाइम टेकिंग, मतलब कि चीज़ें जो क्वेश्चन है तुम्हारे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें ये सॉल्व करने का तरीका पता लग जाता है, इससे हमारे टाइम कम होगा, तो फिर भी हम एग्ज़ाम में उनसे आगे होंगे जिन्होंने ये पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है बेटा। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज देख लोगे, मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ कि आप जैसा अभी फील कर रहे हैं और ये हमारी एंड होगी सीरीज, तब तक आप बूस्ट, मतलब कि जैसे एनर्जी आ जाती है आप में, वैसी एनर्जी आप में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? किसके बारे में पूछा गया है बेटा? सबसे शुष्क, सबसे ड्राइएस्ट के बारे में पूछा गया है बेटा। तो ऑप्शंस क्या क्या है तुम्हारे? अटाकामा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल है। पहले हमें ये पता होना चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ पर है। पहले हम देखते हैं, अगर अटाकामा का मरुस्थल होता है तो ये कहाँ मिलेगा बेटा? ये कहाँ मिलेगा? चिली में मिलेगा। ठीक है। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में मिलेगी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और इसको ही क्या कहा जाता है? ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आंसर तो आ गया है, लेकिन गोबी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी मरुस्थल पहले है कहाँ पर, ये चीज देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया पर स्थित है। कहाँ पर है बेटा? मंगोलिया में। ठीक है, इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी, सबसे कोल्ड डेजर्ट है बेटा, ठंडा मरुस्थल कहते हैं उसे। ठीक है, इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट मरुस्थल है ये बेटा, एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है ये बेटा, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, इसके अलावा सहारा मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा? ये कहाँ पर मिलेगा बेटा? अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका के उत्तरी, मतलब कि उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे लीबिया मिल जाएगा और क्या, अल्जीरिया मिल जाएगा, चार जैसे देश मिल जाएंगे। मतलब कि ये 11 देशों से घिरा हुआ है, मतलब कि सारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल है तो ये कहाँ पर होगा? ये बोत्सवाना में है, ये भी अफ्रीका ही में है। ठीक है, बोत्सवाना है, नामीबिया है। ठीक है, ये सबसे, इसके अलावा एक फैक्ट और इसमें है, ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट भी है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब इसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे कि आपका इसका आंसर इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। पर किसके बारे में पूछा गया है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है। क्या है? नदी के बारे में कौन सी नहीं है उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ये नोट। अगर आपने इसको नहीं दिया ध्यान तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो यूपीएससी में नंबर बढ़ने वाले थे वो आप पहले ही माइनस कर चुके हैं। और ये सबसे सिंपल भी सवाल है। तो क्या होगा? सिंधु ब्यास तो इसकी सहायक नदी है बेटा,
रावी भी है, चेनाब भी है, पर इसकी तभी क्या है, इसकी सहायक नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी सहायक नदी है ये सहायक नदी है किसकी, चेनाब की। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेडक्वार्टर्स ऑफ अ रेलवे जोन इज लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। अब ये देखो, कानपुर है, लखनऊ है, हाजीपुर है और न्यू जलपाईगुड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वेरी सिंपल है, जोन से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी थीम भी क्या हो जाएगी, ये किससे संबंधित हो जाएगी, जोन से संबंधित हो जाएगी। अगर थीम को भी नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट भी है। अब इससे संबंधित जितने भी जोन है बेटा उनको कवर कर लीजिए आप। ठीक है, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की थीम इंपोर्टेंट है। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप यूपीएससी का, एनडीए का प्रतिष्ठित एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इन द लायर, क्या लिखा है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से राज्य क्षेत्रों में किस में से एक महिला साक्षरता, मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको किस में साक्षरता अधिक सबसे ज़्यादा है, किसमें साक्षरता अधिक सबसे कम है। कम या ज़्यादा के बारे में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी बेटा, सबसे ज़्यादा मिलेगी लक्षद्वीप में मिलेगी, फिर अंडमान निकोबार में मिलेगी, फिर पौंडुचेरी पर मिलेगी, फिर चंडीगढ़ में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी बेटा। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पौंडुचेरी हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, तूफानी चालीसा जिसे कहा जाता है। जैसे कि प्रचंड पचासा का नाम सुना होगा, चीखता साठा का नाम सुना होगा, गरजता चालीसा, रोरिंग लिखा है ना, गरजता चालीसा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके पास 2। वे दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है। तो ये आंसर क्या, ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सदर्न गोलार्ध में सबसे तेज चलते हैं और नॉर्थ गोलार्ध में सबसे कम चलते हैं, क्योंकि साउथ में क्या, ओशियंस का पानी ज़्यादा है, मतलब कि वाटर बॉडी ज़्यादा है, सी ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए वहाँ पर ये क्या करते हैं, रोरिंग गरजते टाइप में होते हैं, रोरिंग करते हुए। जैसे मतलब कि जैसे ही हम कहाँ पे विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आते हैं और नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 40 अक्षांश पे आते हैं, 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे इसके नाम क्या हो जाता है, कौन से अक्षांश पे, 40 अक्षांश पे क्या हो जाता है, रोरिंग, मतलब कि गरजता चालीसा। अब इसको क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर जो हवाएं रहती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। ये जो नाव वगैरह रहते थे पुराने टाइम पे, जो नाविक वगैरह रहते थे, वो क्या है कि यहाँ पर तो उनकी नाव वगैरह पलट जाती थी, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गरजता चालीसा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन संयोजन तथा बातरोधों की तरह कार्य करने वाली भूसंयंतियों का आधिक्य होता है। अब बेटा इतना बड़ा स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट, पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट लिखा है, पर इन पवनों की दिशा होती है कैसी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हमें इतना ही पता हो कि ये जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती हैं, और ऊपर से कौन सी हवाएं आती हैं, इधर से बेटा, इधर से ये चलती हैं, इधर से ऊपर से पोलर वाली हवाएं आती हैं। ठीक है, तो अगर इनकी दिशा पता है तो यहीं से हमें एक क्लिक कर लेना है, तो फिर इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये गलत हो गया तो पहला कौन सा होगा,
पहला ये होगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, ना तो एक होगा ना तो दो। सही कथन के बारे में पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करना है बेटा। विषुवत वृत्त के आसपास निम्न दाब वाला क्षेत्र डोलड्रम होता है, जहां पर सनातन पवन शांत हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, चिनूक तप्त और शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में बहती है और इस कारण अल्प समय में ताप को बढ़ा देती है। तो ये दोनों कथन बेटा सही हैं, क्योंकि जैसे ही हम विषुवत रेखा के आसपास आते हैं तो वहां पर क्या है कि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, इसीलिए उसे क्या डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पर शांत बिल्कुल इलाका जब शांत होता है तो उसे शांत पवन भी कहते हैं। ठीक है, चिनूक ये हमें कहां पर मिलती हैं बेटा, ये हमें अमेरिका में मिलेंगी, अमेरिका के वेस्टर्न वाले इलाकों में। ठीक है, अमेरिका के वेस्टर्न वाले इलाकों में चिनूक वगैरह चलती हैं। ठीक है, जो ये शीत ऋतु में क्या करती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं, इसीलिए इन पवनों को क्या कहा जाता है, हिमबक्षी पवन भी कहा जाता है, हिमबक्षी पवन। ठीक है बेटा, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर दोनों कथन सही हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन टर्म्स इन एरिया ऑफ कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्या लिखा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ आंतरिक एवं प्रांतिक आवास क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। किसके बारे में पूछा गया है, टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर हैबिटेट के बारे में पूछा गया है। अगर हमें ये पता नहीं होगा बेटा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हमें इसकी थीम लिखनी है, तो थीम क्या होगी, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं बेटा, नेशनल पार्क हैं, जितनी भी सेंचुरीज हैं, ठीक है, उन सभी का ये मेन इंपॉर्टेंट थीम होती है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से होंगे, मानस है, पाके है बेटा, ये क्या होगा, पाके। ठीक है, पाके, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और पेरियार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये मानस असम में मिलेगा और पेरियार कहाँ में मिलेगा, केरल में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल भी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कोस्टल डिपोजिशनल फीचर्स, मतलब कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कोस्टल डिपोजिशनल फैक्टर नहीं है, कौन सा, ये लिखे हुए हैं, ये तुम्हें छांटना है, इसमें कौन सा होगा। देखो किसके पूछे हुआ है, तटीय निक्षेपण, मतलब कि जो तट पे जो आकृतियां जमा होती हैं, जैसे कि ये कौन सा इंडिया वाला इलाका है, ये पूरा सदर्न वाला, ये पूरा तट से घिरा हुआ है, यहाँ पे वो कौन कौन सी आकृति बनेगी और कौन सी आकृति नहीं बनेगी, कौन सी आकृति अपर्दनात्मक है, कौन सी आकृति निक्षेपात्मक है। ठीक है, मतलब कि एक होती है वेदरिंग और एक होती है इरोजन। किसके बारे में पूछा गया है, डिपोजिशन के बारे में हुआ है, जहाँ पे मतलब कि जमा वगैरह होते हैं, तो वो कौन सा होगा, किसके बारे में पूछा गया है, नहीं लगाया है। जब नहीं लगाया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक। और ये सभी आकृतियां किसकी हैं, डिपोजिशनल वेक्टर कम फीचर्स हैं ये सभी। ठीक है, और ये स्टैक है, ये स्टैक कहाँ पे मिलते हैं, समुद्रों में, जैसे देखा होगा बेटा ऐसी चट्टानें खड़ी हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्टैक के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। अब ये क्या है कि आपकी लोकेशन से संबंधित है बेटा। अगर आपने इंडस्ट्रियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बताए गए होंगे। तो जैसे भद्रावती है, सेलम है, विशाखापट्टनम है, और ये तीनों क्या मिलेंगे हमें, ये आयरन स्टील के क्या मिलेंगे, उद्योग मिलेंगे, इंडस्ट्रीज मिलेंगी। पर ये रेणुकेट है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेणुकेट क्या नहीं है, लोहा इस्पात उद्योग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा से तटीय अपर्दनी लक्षण है। अब क्या पूछा गया है, इरोजनल, उसमें क्या पूछा गया था, डिपोजिशन। ठीक है,
तो ये थीम समझ में आ रही है। अगर आपको थीम किससे संबंधित है, ये जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, पर इसमें भी इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, ये जितनी भी आकृतियां हैं बेटा इनको पढ़ के ही रखना, क्योंकि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन बनाता ही है। ठीक है, तो इसमें खांच है, तटीय मेहराब है, भृगु है, होक है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे बेटा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नहीं है तो डी फोर्थ इसमें है, अगर चौथा इसमें गया। ठीक है, पहला तो है ही, पहला है तो दूसरा इसमें, पहला इसमें नहीं है, और दूसरा है तो दूसरा इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। शैलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफी ज्यादा होता है, किसके बारे में पूछा गया है, वैदरिंग के बारे में पूछा गया है। मतलब कि सबसे ज्यादा वैदरिंग कहाँ पर होगी, शीत और शुष्क जलवायु वाले स्थान पर होगी, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर होगी, उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले स्थान पर होगी, शीत और आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर होगी। ठीक है, जहां पर हॉट क्लाइमेट मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा इसका बेटा, अपक्षय होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी है, और ये तो हो गए ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम्हारा ये प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित अपने अपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें ये रिंग्स ऑफ फायर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। किसके बारे में, रिंग ऑफ फायर से पूछा गया है क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, उसके बारे में बताया गया है। इट इज अ जोन कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज, यह अभिसरण पट्टिका सीमाओं का क्षेत्र है, तो ये एकदम सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद इट इज एन एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन, ये भी सही हो जाएगा, यह एक सक्रिय भूकंपीय और सीमाओं का ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद इट इज अ क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद अ डीप ट्रेंच, यह गहरी खाई के से संबंधित है। तो मैनयाना ट्रेंच बेटा कहाँ पे मिलता है, यहीं पर मिलता है, और ये कहाँ पर मिलेगा, प्रशांत महासागर में मिलेगा, प्रशांत महासागर के ईस्ट एंड वेस्ट वाले इलाके में पूरा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाला है, जापान वाला इलाका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये पूरा बेल्ट ऑफ किसके नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सही हो गया होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों पर पाई जाती है, क्या पूछा गया है, कौन सी प्रजाति है, कौन सी वनस्पति है जो इतनी ऊंचाई पर मिलती है, उसकी जो इतनी हाइट होती है वो इतनी ऊंचाई पर मिलती है। तो साल है बेटा, साल है इसका आंसर, चीड़ है, स्प्रूस है, या फिर देवदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देवदार। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवदार। सबसे कम किसकी मिलेगी बेटा, सबसे कम मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले चीड़ मिलेगा, ये 800 से लेकर 900। ठीक है, ये 1000 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद ये कितने पे, 1800 से लेकर 2600 के बीच में मिल जाएगा आपको। ये कितना मिलेगा, ये 2600 से लेकर 3400 की हाइट पे मिल जाएगा बेटा। ये हमारे किसका, वेजिटेशन का पार्ट है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और इसका आंसर क्या होगा बेटा, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम इसको पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, किसके बारे में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, रिवर कावेरी, कावेरी के बारे में पूछा गया। तो हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और अमरावती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ये वाली इसका ये सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है बेटा, ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर ये गोदावरी की सहायक नदी है तो ये कावेरी की हो ही नहीं सकती। हेमावती, अर्कावती और अमरावती इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दशा दिशा चाय की कृषि के लिए अति आवश्यक है, मतलब कि अगर आपको चाय की खेती उगानी है तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे जहाँ पे एक आप कृषि कर सकते हैं। तो पहला क्या लगा है, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। बिल्कुल बेटा, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, और हैवी रेनफॉल भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 150 से 250। ठीक है, इसके बाद सॉइल शुड कंटेंस गुड अमाउंट ऑफ लाइन, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर चूने की मात्रा होगी
तो ये एसिडिक प्रकार की हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी मात्रा होगी तो इसका अगर आंसर तीसरा अगर गलत है, तीसरा पॉइंट अगर गलत है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है बेटा, अगर पहला दूसरा अगर अपन को करेक्ट लग रहा है तो तीसरा नहीं है, तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा इसमें अभी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी ही लगाना है। अब ये टेक्निक्स भी तो जैसे कि अपन को इतना पता है कि इसमें चूना मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये फसल हो ही नहीं सकती। जब ये फसल हो ही नहीं सकती तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, अगर तीसरा का कैंसिल करेंगे तो तीसरे में सभी चले जाएंगे, ओनली एक तो अपन को पता ही है, तो अगर दूसरा पता होगा तो ये इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सड़कों की कनेक्टिविटी से संबंधित है। ये वेरी डीप, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसको वैसे ही सॉल्व कर लोगे आप। भारतमाला चल रही है, पर्वतमाला चल रही है, और कौन सी, सागरमाला चल रही है। ठीक है, ये सभी योजनाएं चल रही हैं आपकी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय भवन है जो साइबेरिया के बाहर की ओर प्रवाहित होती है या फिर होता है। बोरा है, पूर्णा है, मिस्ट्रल है और विलिजार्ड है। तो ये सभी भवनों में क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्गा। क्या हो जाएगा बेटा, पूर्गा। ठीक है, मिस्ट्रल आपको फ्रांस में मिल जाएगी, ब्लिजार्ड वगैरह। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, किसी तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए अत्यावश्यक पूर्व परीक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। अगर आपको ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट होगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता होनी चाहिए, किसी नदी या झील के सारे मतलब की निकटता होनी ही चाहिए, अच्छा परिवहन जाल होना ही चाहिए, किसी शहर केंद्र की निकटता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन वगैरह महंगी होती है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी सही नहीं है। जैसे थर्मल अपन विद्युत पावर कर रहे हैं, तो थर्मल पावर कर रहे हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो इसका 4 तो ये कट गया। ठीक है, और तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक इसके बारे में पूछा गया है, रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी बेटा 1 मिनट, क्या हो गया बेटा, ये देखो बेटा। ठीक है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सा से नहीं है। यह 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। रोहतांग सुरंग के बारे में पूछा गया है, इससे लाहौर और स्पीति के साथ पूरे वर्षों संबंध संलग्नता उत्पन्न होती है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है, ये भी सही है बेटा। इससे लेह मार्ग राजमार्ग की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम होगी, ये भी सही है बेटा। लोहा पूरे वर्ष मतलब कि संलग्नता रहती है, ये आंसर नहीं होगा। अगर इसकी जगह 10,000 फीट अगर ऊंचाई लिखी होती तो ये इसका आंसर सही हो जाता, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसके बारे में नहीं के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे PYQ के 2018 से संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं उनको हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसी के साथ ही हम धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं 2018 का सेकंड पेपर, तो आप उसको भी देखिए अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक यू।